Hello students, welcome to the online section of Dr. L. Bilal Memorial Public School, and today we have the chapter The Evolution and Classification of Computers. क्या क्या है इस चैप्टर में? Evolution of computers, layout of a digital computer, some historic computers, types of computers and character of computers. क्या कह रहा है ये? As a student of the current generation, you are a witness to the booming computer industry and the application of computers. Today, almost anything that involves computing is done using computers. The infiltration of this wonder machine into our lives is so much that one cannot imagine that there could have been a world without them. Your monthly electricity bills are computerized. Your parents get a salary slip from a computerized system. You walk into a restaurant or a supermarket and you get your billing done in just a few minutes, and that too accurately through the computerized billing system. क्या इसमें कह रहा है कि आज कंप्यूटर्स हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि अगर वो नहीं होंगे तो हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा इम्पैक्ट होगी. कैसे? ये क्या कह रहा है, हमारे मंथली जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आ रहे हैं वो कंप्यूटराइज्ड होके आ रहे हैं. हमारे पेरेंट्स को जो सैलरी स्लिप मिल रही है वो कंप्यूटराइज मिल रही है. हम किसी रेस्टोरेंट या सुपरमार्केट में जा रहे हैं, वहाँ पे बिलिंग जो हमारी हो रही है वो कंप्यूटराइज तरीके से हो रही है. हर चीज़ में कंप्यूटर इतना ज़्यादा हमारे आ चुका है यूज़ में, इतना ज़्यादा यूज़ होने लगा है कंप्यूटर का कि अब कंप्यूटर के बारे में ना सोचना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. Even though computing itself has a long history, the current few decades have seen a dramatic change in the way we conduct our lives and deal with computing. क्या कह रहा है? वैसे तो कंप्यूटिंग का जो काम है ये बहुत पहले से चल रहा है, बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है इसकी, बट अभी जो फ्यू डेकेड्स हैं, इधर जो 10 20 30 साल से एक ड्रामेटिक चेंज आया है. किस में? उस तरीके में जिसमें हम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, जिस तरीके से हम कंप्यूटर का यूज़ लेते हैं अपनी लाइफ में, उसमें एक ड्रामेटिक चेंज आया है. क्या चेंज आया है कि कंप्यूटर का यूज़ जो है वो हमारी पर्सनल लाइफ में इमेंसली रूप में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है. Computers and computing evolved over many centuries. The development of computers started with manual or mechanical devices. Slowly, these were improved to electron mechanical devices, and finally, the electronic computers came into existence. क्या कह रहा है? धीरे 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 ये computers जो हैं वो evolve हुए हैं सेंचुरीज़ लग गई हैं इनको धीरे 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 अपडेट्स होने में, मोर पावरफुल होने में, एडवांस होने में. द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स स्टार्टेड विद मैनुअल और मैकेनिकल डिवाइसेस. पहले जो डिवाइसेस हमको मिलती थी वो मैकेनिकल होती थी या फिर मैनुअली काम करती थी, और धीरे धीरे हमने इनको इम्प्रूव कर करके आज हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स की फैसिलिटी अवेलेबल है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कह रहा है? एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स. अच्छा, पार्ट 2 में मैं आपको एक और वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैंने जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में आपको डिटेल में बताया है कि कौन सी जनरेशन किस ईयर से किस ईयर तक एक्टिव रही, और उस जनरेशन में हमने किस किस तरीके के अपडेट्स किए, किस किस तरीके के स्विच ओवर्स किए, कौन सा प्रोडक्ट हम पीछे छोड़ के नेक्स्ट प्रोडक्ट पे मूव ऑन कर गए. ये वीडियो आपके पार्ट 2 में आपको इसमें मिल जाएगी. इसमें हम लोग बेसिकली अभी हम लोग समझ रहे हैं लेआउट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर और एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स में कौन कौन सी बेसिक मशीन्स हम लोग यूज़ करते थे. क्या कह रहा है ये? कंप्यूटिंग स्टार्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो एंड हैंस हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री. बहुत पहले शुरू हुआ था, इसलिए बहुत लंबी इसकी स्टोरी है यहाँ तक इस स्टेज पे पहुँचने की. किसकी? कंप्यूटर्स की. बहुत पहले से कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं, बट इनकी आज के जो केस में करंट सिचुएशन है उसकी पूरी स्टोरी एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स में आएगी. द नीड फॉर कंप्यूटिंग स्टार्टेड एज अर्ली एज द स्टोन एज. दे स्टार्ट, देखिए कंप्यूटिंग का मतलब कंप्यूटर का यूज़ नहीं है इसमें. जैसे लिखा है कि स्टोन एज में कंप्यूटिंग शुरू हो गई थी. कंप्यूटिंग का मतलब है टू कंप्यूट समथिंग, टू कैलकुलेट समथिंग, और कैलकुलेशंस तो हम लोग बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं. आज कंप्यूटर्स डेवलप कर लिए हैं, बट कंप्यूटिंग हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस वेरी लॉन्ग टाइम. दे स्टार्टेड कंप्यूटिंग यूजिंग देयर फिंगर्स. उन्होंने अपनी उंगलियों से जोड़ना शुरू किया. किन्होंने? स्टोन एज में रहने वाले लोगों ने उंगलियों में उन्होंने जोड़ना शुरू किया. दे स्लोली डिस्कवर्ड दैट दे कुड काउंट यूजिंग पेबल्स. धीरे धीरे उनको पता चला कि अगर पत्थर जो हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं कंकड़ के, उनका यूज़ करके वो काउंटिंग कर सकते हैं.
drawing on the wall found in the caves of ancient people depict counting and computing. The earliest counting device, it is assumed, was in the form of a tally stick. A tally stick was an ancient memory aid device to record and document numbers, quantities और even messages. क्या कह रहा है, बहुत पहले एक काउंटिंग डिवाइस हुई थी, उसको हम लोग बोलते थे टैली स्टिक, बहुत पहले हुआ था। वो टैली स्टिक जो है वो एक एंशंट मेमोरी एड डिवाइस था जो कि रिकॉर्ड करता था क्या क्या, डॉक्यूमेंट्स को, नंबर्स को, क्वांटिटीज़ को और मैसेजेस को भी। मूव ऑन करते हैं आगे। ह्यूमंस हैड टू inevitably keep records. This was done by the use of devices that include day shapes, which represented counts of items like livestock or containers of grains. क्या कह रहा है कि इंसान की फितरत है हिसाब किताब रखना, उसको हिसाब किताब रखना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। और उसके पास ये सब करने के अलग अलग तरीके हैं। क्या है, डिवाइसेस यूज़ कर सकता है, और वो डिवाइसेस क्या यूज़ करते हैं, डे शेप्स यूज़ करते हैं, लाइव स्टॉक यूज़ करते हैं और कंटेनर्स ऑफ ग्रेन्स को काउंट करने में हेल्प करते हैं। अब इसी क्रम में हमारे पास जो पहली मशीन आई थी जिसको हम लोग कंप्यूटिंग के लिए यूज़ करते हैं। कंप्यूटिंग को और कंप्यूटर में कंफ्यूज नहीं होना है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाइल कंप्यूटिंग मीन्स टू कंप्यूट और टू कैलकुलेट। ठीक है। अब इसी क्रम में हमारे पास पहली जो मशीन आई वो थी अबेकस। जब आप लोग छोटे छोटे क्लासेस में रहे होंगे तो ये बीड्स वाली जो मशीन होती है इसको हम लोग अबेकस बोलते हैं। इसमें बीड्स होती हैं और बीड्स की मदद से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। दिस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस एंड काउंटिंग पर्पस. It was developed by a Chinese in 450 BC. It is a rectangular wooden frame which is divided into two segments. Each segment has rods with movable beads on them. Counting and calculations like additions and subtractions were performed by the movement and placement of beads on the rods. अब ये देखिए, ये फिगर आपका, ये एक एबेकस है। इसमें ये टू रोज बनी हुई हैं। ऊपर वाले में अलग बीट्स पड़ी हैं, दो दो बीट्स पड़ी हैं, नीचे वाले में ज़्यादा बीट्स पड़ी हैं। अब इन बीट्स को इधर उधर मूव कर करके हम लोग और कैलकुलेशंस कर सकते थे इन्वॉल्विंग व्हाट, एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस। बहुत सिंपल मशीन थी, इससे हम लोग जोड़ना घटाना उस समय कर सकते थे। उसके बाद दूसरी मशीन जो ये कह रहा है वो है पास्कल्स एडिंग मशीन। अब पास्कल्स एडिंग मशीन क्या है? अ फ्रेंच मैथमेटिशियन developed the first mechanical calculator in 1642. It was named after him as Pascal's adding machine. 1962 में एक फ्रेंच में मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर डेवलप किया 1642 में, और इस मैकेनिकल कैलकुलेटर को उन्हीं के नाम पे जगह दी गई जिसका नाम रखा गया पास्कल्स एडिंग मशीन, यानी कि पास्कल की जोड़ने वाली मशीन, ये नाम उस कैलकुलेटर को दिया गया। This machine performed arithmetic operations like additions and subtraction. This machine was in a shape of rectangular box with numerous wheels mounted on it. Every wheel had 10 segments representing numerals from 0 to 9. Mathematical calculations were performed by the movement of these wheels. अभी क्या कह रहा है कि ये रेक्टेंगुलर शेप की एक मशीन थी, इसमें 10 सेगमेंट थे और व्हील्स जो थी न्यूमरस व्हील्स थी, इसमें बहुत ज़्यादा व्हील्स थी और हर व्हील के 10 सेगमेंट थे, और वो 10 सेगमेंट जो हैं वो 0 से लेकर के 9 तक की डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते थे। 0 से 9 क्यों? 10 सेगमेंट्स हैं, अगर आप 0 से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो 9 पर आते आते आपके 10 सेगमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, और इनके व्हील्स के मूवमेंट के बेसिस पे इसमें कैलकुलेशंस को किया जाता था। ये आपका जो फिगर 1.2 है, ये है पास्कल्स एडिंग मशीन। इसके बाद जो हमको थर्ड मशीन बताई जा रही है वो है जैकार्ड्स लूम। जैकार्ड्स लूम क्या है? जोसेफ जैकार्ड was a Frenchman who was a loom designer. He developed a loom in 1804 that used punched cards for producing huge number of designs and patterns for the fabric. This concept of using punch cards for producing and storing designs for future use gave rise to the concept of stored data and programs, which is still prevailing in the required form. ये जैकार्ड्स लूम की जो एक मशीन बनाई थी फ्रेंचमैन थे जोसेफ जैकार्ड, जिनके नाम पे ये लूम की मशीन बनाई, जैकार्ड्स लूम 1804 में। पंच कार्ड्स का यूज़ करके इसमें फैब्रिक्स को प्रोड्यूस किया जाता था, और बेसिकली इसने
इसने किसको बढ़ावा दिया? आज के टाइम पे जो हम लोग प्रोग्रामिंग वर्ल्ड को प्रिवेल कर रहा है हमारी लाइफ में, उसको इसने बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से ये इस कंसर्न पे हम लोग आए कि प्रोग्राम को बनाकर एक कंप्यूटर से कंप्यूटिंग करवाई जा सकती है। तो ये कंसेप्ट कौन लेके आया था? जेकार्ड्स लूम। जेकार्ड्स लूम वो मशीन थी जो जोसेफ जेकार्ड, जो कि एक फ्रेंचमैन थे, उन्होंने 1804 में डेवलप किया था, डिज़ाइन किया था। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है हॉलरिट्ज टैबुलेटर। अब हॉलरिट्ज टैबुलेटर क्या है भाई? डॉक्टर हरमन हॉलरिथ मेड अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स बाय प्रोड्यूसिंग टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस में आ गई थी। कब? जब डॉक्टर हरमन हॉलरिथ ने एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया था, किसमें? डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स बाय प्रोड्यूसिंग टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन का कंसेप्ट ये लेके आए थे हॉलरिट्ज टैबुलेटर के थ्रू। इट यूज्ड पंच कार्ड्स टू रिप्रेजेंट डेटा। These punch cards were rectangular cards with holes punched on them. These punch cards were fed in the tabulating machine and the data was decoded by the machine. तो हॉलरिट्ज टैबुलेटर में हम लोग ने पंच कार्ड का यूज़ करके कंप्यूटिंग का काम यूज़ किया। ठीक है, ये हॉलरिट्ज मशीन का फिगर है, फिगर 1.4, और इससे ये जो नीचे आपको लूम मशीन दिख रही है फिगर 1.3 में, ये है जेकार्ड्स लूम। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कह रहा है? सम हिस्टोरिक कंप्यूटर्स। कुछ ऐसे कंप्यूटर्स जो हिस्ट्री में अपना नाम बना गए। कौन कौन से? पहला है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन के लिए क्या बता रहे हैं? इन 1812 एन इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज developed a machine which was known as difference engine. This difference engine could evaluate mathematical algebraic equations and at the same time it could calculate logarithmic टेबल। अब ये बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया था एज़ कम्पेयर टू 1804 जैकार्ड्स लूम या फिर 1642 पास्कल्स हेडिंग मशीन। इन 1812 ये जो चार्ल्स बेबेज कौन है? इनको आप देखिए, इसमें लेटेस्ट नो में भी दिया हुआ है, चार्ल्स बेबेज इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को वो मौका मिला कि उनको आज भी हम लोग फादर ऑफ द कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। और 1812 में इन्होंने, किसने? चार्ल्स बेबेज ने, जो कि इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, एक मशीन डेवलप की जिसका नाम इन्होंने रखा डिफरेंस इंजन। और ये डिफरेंस इंजन जो है वो क्या कर सकता था? इट कैन इवेल्युएट मैथमेटिकल एल्जेब्रिक इक्वेशंस एंड एट द सेम टाइम इट कुड कैलकुलेट लॉगरिदमिक टेबल। बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए ये हॉलरिट टैबुलेटर या जैकार्ड लूम या पास्कल्स हेडिंग मशीन या एबेकस के कंपैरिजन में। ये तो एक बहुत ट्रिमेंडियस चेंज आ गया था कंप्यूटिंग वर्ल्ड में जब डिफरेंस इंजन लॉन्च हुआ होगा। क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिकल एल्जेब्रिक इक्वेशन और लॉगरिदमिक टेबल दोनों सॉल्व कर रहा है, दोनों इवेल्युएट कर रहा है। तो बहुत बड़ी मशीन मानी गई होगी उस समय। 1.5 में आपके देखिए एक कॉम्प्लेक्स मशीन का डिज़ाइन यहाँ पे बना हुआ है, डिफरेंस इंजन। और उसके नेक्स्ट में द फेमस इंग्लिश मैथमेटिशियन, द फादर ऑफ द कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। सेकेंड नंबर पे हिस्टोरिक कंप्यूटर्स में किसको जगह मिलती है? एनालिटिकल इंजन को। एनालिटिकल इंजन क्या है? दिस वॉज अ रिवाइज्ड एंड एडवांस फॉर्म ऑफ डिफरेंस इंजन एंड वॉज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1833। अब चार्ल्स बेबेज अभी शांत नहीं बैठे हैं। 1812 में इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया और उसके बाद 1833 में उसका एक और एडवांस वर्जन बनाया। किसका? डिफरेंस इंजन का। क्या नाम दिया उसको? एनालिटिकल इंजन। द यूनिक फीचर ऑफ दिस मशीन वॉज द यूज़ ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। इसमें प्रोग्राम स्टोर किए जाते थे और यही इसको बाकी कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में अलग बनाता था। दिस वॉज द फर्स्ट डिवाइस विच हैड इंडिपेंडेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड अ यूनिट दैट वॉज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शंस। ये क्या कह रहा है? ये पहला डिवाइस था जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से इंडिपेंडेंट था। इनपुट आउटपुट डिवाइस से इस पे परफॉर्मेंस पे फ़र्क नहीं पड़ता था। एंड इट वॉज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शंस। अर्थमेटिकल और लॉजिकल फंक्शंस को जब सॉल्व करने की बारी आती थी तो किसका यूज़ करते थे हम लोग? एनालिटिकल इंजन का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, क्या कह रहा है ये? अब ये फिगर आप देखेंगे 1.7 पे जो आपको दिया हुआ है, ये है दिस इज़ अ एनालिटिकल इंजन। बहुत पुरानी मशीन नज़र आ रही है, 1800 की बात है, 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया है, बहुत पहले की बात है, ऑलमोस्ट लाइक 200 ईयर्स अगो। थर्ड नंबर पे प्लेस मिलता है मार्क 1 को, डॉक्टर हार्वर्ड आइकन।
क्या है? अ रिसर्चर फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन नोन एज मार्क वन। डॉक्टर हार्वर्ड आइकन जो थे वो एक रिसर्चर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और उनको क्रेडिट जाता है पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन बनाने का, जिसका नाम रखा गया मार्क वन। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है मार्क वन के बारे में? मार्क वन वॉज अ ह्यूज एंड बल्की मशीन विथ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन। Mark 1 used more than 700 kilometers of wire and thousands of components. It could perform addition in fraction of a second and multiplication in few seconds only. This was the first computer in a true sense. क्या कह रहा है मार्क वन के बारे में? बहुत बड़ी मशीन थी, इट वॉज अ ह्यूज एंड बल्की मशीन विथ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन। बहुत बड़ी मशीन थी, इसका डिज़ाइन भी बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, और इसमें जो वायर यूज़ हुए थे वो 700 किलोमीटर्स की लेंथ के थे। समझ रहे हैं, 700 किलोमीटर्स की लेंथ के इसमें सिर्फ वायर्स यूज़ हो गए थे, थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स इसमें यूज़ हुए थे, और ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को फ्रैक्शंस में सॉल्व करके हम लोगों को बता देता था। ठीक है, 1.8 में आपको ये जो फिगर मिल रहा है, देखिए इतनी बड़ी मशीन है यहाँ पे, ये छोटे छोटे 3 लोग यहाँ पे खड़े होकर इसको ऑपरेट कर रहे हैं। ये पूरे मार्क वन मशीन है। साइज़ देखिए, ह्यूज एंड बल्की जो लिखा है उसका यही मतलब है, ह्यूज एंड बल्की। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है इनियाक। इनियाक क्या है? दिस वॉज द फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप्ड बाय प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉन्चली इन 1945। पहला फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसको इसलिए यहाँ पे जगह बना पाया बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप्ड बाय whom? डेवलप्ड बाय प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉकली इन 1945। 1945 में जॉन डब्ल्यू मॉकली और प्रेस्पर एकर्ट ने मिलके पहला वर्ल्ड का फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप किया। उसका नाम क्या था? इनियाक। ENIAC stands for Electronic Numeric Integrator and Calculator. ENIAC was very giant machine that was 20 feet long and 40 feet broad. Size देखिए इसका, 20 feet long है, 40 feet broad है. The main electronic component used were vacuum tubes which were in thousands of number. हज़ारों की क्वांटिटी में इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हो रहा था। अच्छा, ये जो ट्रांजिशन है वैक्यूम ट्यूब्स, आईसी या ट्रांजिस्टर्स या वीएलएसआई, ये मैंने आपको बताया, इसकी जो पार्ट 2 है जिसमें एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स आपको बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशंस, कि जनरेशन 1 हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम जनरेशन 2, how generation 2 was different from generation 3, and how we updated some chief electronical components in each of the generation while moving on to the other. तो ये आपकी पार्ट 2 वाले वीडियो में बहुत क्लियरली बताया जाएगा। फिलहाल इसमें क्या कह रहा है कि इसमें थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स हम लोग यूज़ कर रहे थे, एंड इट वाज एफिशिएंट इन परफॉर्मिंग 5000 एडिशंस एंड 350 सब्ट्रैक्शंस इन अ मिनट। अब स्पीड इसकी अगर आप मेजर करिए तो क्या बता रहा है, एक मिनट में 5000 एडिशन और 350 350 सब्सट्रैक्शन एक मिनट में ये कर सकता था। ठीक है, the major problem with this machine was the identification of the problem if it goes down. Secondly, it generated high amount of heat if used for longer duration. अब देखिए दो कमियां इसकी क्या बता रहा है, अगर एक मेजर प्रॉब्लम इस मशीन में आती थी तो उसको ढूंढ पाना जो है बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। कहाँ से वो एरर आ रही है, कौन सा कंपोनेंट लूज़ हुआ है, ये सारा कुछ पता करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और दूसरी चीज़ क्या प्रॉब्लम थी, इट जनरेटेड हाई अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट इसमें निकलती थी अगर इसको थोड़ा ज़्यादा देर के लिए यूज़ कर लिया गया है। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारी मशीन कौन सी आ रही है, एडवैक। ये 1.9 में अगर आप देखेंगे तो एक आदमी यहाँ पे देखिए इसको खड़ा होकर मशीन को ऑपरेट कर रहा है, और ये पूरा इसका किसका स्ट्रक्चर है, इनियाक का। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है फिफ्थ नंबर पे इडवैक। इडवैक क्या कह रहा है, इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बहुत सिंपल है, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, डी फॉर डिस्क्रीट, वी फॉर वेरिएबल, ए फॉर ऑटोमेटिक एंड सी फॉर कंप्यूटर। इडवैक
It was developed in 1950 at Cambridge University, UK, under the supervision of Professor Morris Wilkes. मॉरिस विल्कीस के सुपरविजन के अंडर 1950 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि यूके में है वहाँ पे एडवैक का डिज़ाइन बना, वहाँ पे ये प्रोड्यूस हुआ। किसके द्वारा? प्रोफेसर मॉरिस विल्कीस। देखिए नाम याद आपको रखने हैं, एक एक दो नाम जो हर मशीन के साथ रिलेटेड हैं, बहुत अच्छा होगा अगर आप इनको याद रखिए। अगर कोई पूछे कि एडवैक किससे रिलेटेड है तो यू मस्ट बी एबल टू आंसर दैट प्रोफेसर मॉरिस विल्कीस। या फिर इनियाक के बारे में आपसे पूछे तो प्रेस्पर एकर्ड और जॉन डब्ल्यू मॉकली का नाम आपको हमेशा पता होना चाहिए। वैसे ही मार्क 1 के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? डॉक्टर हावर्ड आइकिन। ऐसे ही चार्ल्स बेबेज, इन सब के नाम आपको हमेशा याद रहने चाहिए। एडवैक में क्या कह रहा है? इट यूज द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टोर्ड मशीन इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट में हमारे पास आ रहा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। किस किस टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, एक टेबल आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताई गई है। ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट में क्या है? डिजिटल कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर्स, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइज में क्या आ रहा है? माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, इतना कुछ हमको इसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में जानने को मिल रहा है। कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा इट यूजेस इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। किस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कंप्यूटर्स को? ऑन द बेसिस ऑफ डेटा इट यूजेस। किस तरीके का डेटा ये यूज़ कर रहा है उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये किस क्लासिफिकेशन के अंडर ये पर्टिकुलर कंप्यूटर आता है। वैसे कैटेगरीज हमारी कौन कौन सी हैं? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या कह रहा है? व्हेन कंप्यूटर्स यूजेस डेटा विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूसली चेंजिंग फिजिकल क्वांटिटीज, इट इज़ नोन एज एनालॉग कंप्यूटर। क्या कह रहा है? व्हेन कंप्यूटर यूजेस डेटा which is in the form of continuously changing physical quantities, it is known as a analog computer। अगर कोई कंप्यूटर जो कि डेटा का यूज़ कर रहा है, कौन सा डेटा? which is in the form of continuously changing physical quantities, फिक्स नहीं है, फिजिकल क्वांटिटीज़ कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। अगर इस तरीके का डेटा यूज़ हो रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे? वी आर यूजिंग द एनालॉग कंप्यूटर्स। These physical quantities can be pressure, speed, temperature, voltage, etc. All these physical quantities can never have any fixed value but they always vary as per the time। टाइम के हिसाब से वो वेरी करेंगे, हम उनकी अपनी कोई फिक्स एज सच वैल्यू नहीं होती है। और इसके एग्जांपल एनालॉग कंप्यूटर्स में हमको किसके मिलते हैं? स्पीडोमीटर के, थर्मामीटर के, इलेक्ट्रिसिटी मीटर के और भी बहुत सारे एनालॉग कंप्यूटर्स के एग्जांपल हमारे पास हैं। सेकेंड नंबर पे हमारे पास क्या आता है? डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? These are the computers which use discrete or fixed data as its input। अब unlike the analog computers which was using the continuously changing physical quantities, in digital quantities our input is discrete or fixed। ठीक है, the data that is used in the form of an electronic signal by 0, the presence of a signal is denoted by 1 and absence of signal is denoted by 0। अगर सिग्नल आ रहा है तो वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? 1 से। अगर सिग्नल नहीं आ रहा है, अगर इनपुट नहीं है तो वो किससे रिप्रेजेंट होगा? 0 से। द प्रेजेंस ऑफ ए सिग्नल इज डिवोटेड बाय 1 एंड द एब्सेंस ऑफ सिग्नल इज 0। These two digits 0 and 1 are binary digits and are used in computers to represent any data। Today computers are all digital computers। क्या कह रहा था ये? कि अगर इनपुट है तो 1 से रिप्रेजेंट होगा, अगर इनपुट सिग्नल नहीं है तो 0 से रिप्रेजेंट होगा। और डिजिटल कंप्यूटर्स क्या करते थे? बाइनरी डिजिट्स पे काम करते थे। बाइनरी डिजिट्स कौन सी हैं? वो जिस पे कंप्यूटर्स जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। और इनके एग्जांपल्स क्या थे? कैसे कैसे दिए? फॉर एग्जांपल ऑल कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर यूज्ड नाउअडेज। आज के ज़माने में हम जितने भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स की। थर्ड नंबर पे हमारा है हाइब्रिड कंप्यूटर्स की टाइप। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन होते हैं?
The computers that incorporate the feature of both analog and digital computers are known as hybrid computer. हर वो कंप्यूटर जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों की काबिलियत होती है, खासियत होती है, वो क्या बोलते हैं? हाइब्रिड. हाइब्रिड का मतलब बीच का, ना इधर का ना उधर का. तो जो कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के फीचर्स अगर हमको वहाँ पे मिल रहे हैं, तो ऐसे कंप्यूटर्स को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर्स के कैटेगरी में. The name suggests these computers have a feature of digital computers and analog computers too. For example, electrocardiogram machine used in hospital is a best example of hybrid computer, as it has capability to accept heartbeats as its input, and after processing it represents as some digital output. अब ये क्या कह रहा है? सबसे बेस्ट एग्जांपल हाइब्रिड मशीन का क्या है? हाइब्रिड मशीन क्या है? वो मशीन जो कि दोनों ही कंसेप्ट्स को हमारे यूज़ कर रही है. किसके? एनालॉग कंप्यूटर्स के और डिजिटल कंप्यूटर्स के. दोनों की ही प्रॉपर्टी अगर वो डिस्प्ले कर रही है, तो वो कौन सी कैटेगरी आ जाती है? हाइब्रिड कंप्यूटर्स. और इसका एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन. अब ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन क्या करती है? ये आपकी हार्ट बीट्स लेती है एनालॉग फॉर्म में, और उसको एज अ इनपुट एक्सेप्ट करके आउटपुट आपको क्या देती है? डिजिटल स्क्रीन पे एक डिजिटल आउटपुट देता है. हार्ट बीट्स आप देखेंगे एक कंटिन्यूस लाइन में या एक ऊपर नीचे जाते हुए बार के हिसाब से दिखाएंगे. वो कैसे हो जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर से, विच इज़ यूजिंग बोथ एनालॉग कंप्यूटर टेक्निक एज वेल एज द डिजिटल कंप्यूटर टेक्निक. अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेआउट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर. एक डिजिटल कंप्यूटर का लेआउट कैसा होता है? क्या कह रहा है ये? टुडेज डिजिटल कंप्यूटर्स कैन बी कंसेप्चुअली एंड फिजिकली डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स. आज के कंप्यूटर्स 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं. वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट. इनपुट यूनिट यानी वो यूनिट जो हमारे इनपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करती है. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि हमारे पूरे कंप्यूटर को, कंट्रोल यूनिट को मैनेज करती है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर्स. एंड आउटपुट यूनिट यानी कि वो यूनिट्स जो हमको आउटपुट लेने में मदद करती हैं. तो अब पहला इनपुट यूनिट में क्या बता रहा है? एक ये ब्लॉक डायग्राम आप समझेंगे. ये बीच में ये सीपीयू को दिखाया गया है. सीपीयू के अंदर कौन कौन सी यूनिट दिखाई गई? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट. ये इनपुट डिवाइसेस हैं, ये सीपीयू के साथ ट्रांसमिशन कर रही हैं डेटा का. ये आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये भी सीपीयू के साथ ट्रांसमिशन कर रही हैं डेटा का. और ये सेकेंडरी स्टोरेज है जो कि कंटिन्यूसली टच में है सीपीयू से. डेटा ट्रांसमिशन के लिए टू एंड फ्रो ले भी रहा है और भेज भी रहा है. और अपार्ट फ्रॉम दिस, इस सीपीयू के अंदर भी आपस में डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बीच में. इनपुट यूनिट के लिए क्या बोल रहा है? इट इज़ द यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम थ्रू विच we key in the data inside the computer system. This unit bridges the gap between user and the computer. User communicates with computer system with the help of this device only. अगर एक यूज़र को कंप्यूटर से इंटरैक्ट करना है, तो वो क्या कर सकता है? वो इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर को से इंटरैक्ट कर सकता है. जैसे कि जब माउस आपको कंप्यूटर को बताना होता है कि ये विंडो बंद करिए, तो आप क्या करते हैं? माउस हिलाते हैं और उसको बंद कर देते हैं. माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है. ठीक है, इनपुट डिवाइस का यूज़ करके आपने वो विंडो को ऑफ कर दिया. दैट्स व्हाई इट इज सेइंग दिस यूनिट ब्रिजेस द गैप बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर. आपके कंप्यूटर और आपके यूज़र के बीच में जो गैप था वो फिलअप कर देते हैं इनपुट यूनिट. क्यों? क्योंकि इनपुट यूनिट के यूज़ से आप कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर सकते हैं. सबसे प्राइम एग्जांपल क्या है? माउस और कीबोर्ड. ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए यूज़ करते हैं. सेकंड आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. दिस इज़ अ मेन एंड एक्चुअल कंप्यूटर इन द कंप्यूटर सिस्टम. दिस यूनिट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर system compromises of various subunits which are responsible for actual processing inside the computer system. अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्यों कहा गया है? क्योंकि सारा कुछ जो है वो यहीं से मैनेज होता है. दिस इज द कंट्रोल रूम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. कैरीज ऑन द यूनिट्स लाइक अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट. इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. सारा कैलकुलेशन यहीं से होता है. कंट्रोल रूम एक तरीके का. ठीक है. The central processing unit has basically 3 main segments which take care of individual task. कौन कौन सी यूनिट है ये? मैंने आपको बताया अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट,
कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। ये 3 यूनिट ऐसी हैं जो कि एक सीपीयू के अंदर अवेलेबल रहती हैं, अपना अपना काम करती हैं। अब किसका किसका क्या काम है ये हम लोग आगे अभी देखेंगे। पहला पॉइंट हम लोग को बता रहा है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये जो पहला पार्ट ये कंप्यूटर सीपीयू के अंदर था, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये क्या करता है? दिस सेगमेंट ऑफ सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ मैथमेटिकल, लॉजिकल एंड टेक्सचुअल प्रोसेसिंग। जितने भी कैलकुलेशंस हो रहे हैं, मैथमेटिकल हो या लॉजिकल हो या टेक्सचुअल प्रोसेसिंग हो, ये सारा कुछ किस में होता, किसके थ्रू होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के थ्रू। ठीक है? In other words, we can say that this unit of CPU is actually performing the entire processing inside the computer system. जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो किसके थ्रू हो रही है? अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट के थ्रू। दूसरा पार्ट हमारा क्या था? कंट्रोल यूनिट। क्या कह रहा है ये? एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग इनसाइड कंप्यूटर द थ्रू कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, प्रॉपर कंट्रोलिंग ऑफ प्रोसेस एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज required. Control unit, as the name suggests, is responsible for controlling all activities going inside the computer system. एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो कुछ भी गतिविधियाँ चल रही होंगी वो किसके द्वारा मैनेज की जाएंगी? सारी की सारी कंट्रोल यूनिट के द्वारा। जैसे कि नाम समझिए, कंट्रोल यूनिट, वो यूनिट जो कंट्रोल करती है सब कुछ। ठीक है? थर्ड पे हमारा आता है मेमोरी यूनिट। डेटा when processed inside computers require to be stored at some place and retrieved when needed. जब ज़रूरत पड़े तब डेटा को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। मेमोरी यूनिट इज़ अ प्लेस इनसाइड सीपीयू वेयर डेटा गेट्स स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेस एंड यूज़र। मेमोरी यूनिट वो जगह है जहाँ पे डेटा हमारा सारा स्टोर रहता है और उस डेटा को फेच किया जाता है या रिट्रीव किया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसेस एंड यूज़र। जैसा उस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसको डेटा फेच करके दिया जाएगा, या फिर जिस हिसाब से भी रिक्वायरमेंट है मेमोरी के डेटा की रीडिंग की, मेमोरी यूनिट हमको प्रोवाइड कराती है। ठीक है? Memory unit is a place inside CPU where data gets stored and retrieved as per the requirement of the process and user. Apart from these three basic components of computer system, we have one more unit which is external to the system and is known as secondary storage device. Secondary storage unit क्या है? This unit stores the data externally to the computers. They are also known as mass storage devices which can store data in large volume and on permanent basis. ये मास स्टोरेज डिवाइस एक एग्जांपल है किसका? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का। एंड क्या कह रहा है? स्टोर डेटा इन लार्ज वॉल्यूम्स एंड ऑन परमानेंट बेसिस। इसमें आप लार्ज वॉल्यूम पे डेटा स्टोर कर सकते हैं और परमानेंट बेसिस पे स्टोर कर सकते हैं। डेटा लॉस के चांसेस बहुत कम रहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड प्रोसेसिंग स्पीड। अब अगर हम लोग पहले तो हम लोग ने किस हिसाब से क्लासिफिकेशन किया था? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड का, ऑन द pretext of the kind of data they are using. But classification of computer on the basis of size and processing speed. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कंप्यूटर को क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड प्रोसेसिंग स्पीड। ठीक है? क्या कह रहा है? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड प्रोसेसिंग स्पीड इज एज फॉलोज: माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है? मेरे ख्याल से आप लोग अभी इतना रिवाइज करिए सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर किसके बेसिस पे? साइज और प्रोसेसिंग स्पीड के बेसिस पे पढ़ेंगे। वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड हाफ ऑफ द चैप्टर। वी विल ओनली बी फिनिशिंग विद दिस चैप्टर, दिस पार्ट विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड प्रोसेसिंग स्पीड। उसके बाद एक कैरेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर हमारा बचता है जो कि भी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर अप कर लेंगे। और एक कन्वर्जन आते हैं स्टोरेज वगैरह में, के बी और एम बी और जी बी और टी बी में क्या रिलेशनशिप है, ये सारे टर्म्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। इसके साथ साथ पार्ट 2 के नाम से मैं आपको एक और वीडियो लेक्चर दूंगा जिसमें एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स की एग्जैक्टली जनरेशन वाइज डिटेल दी हुई है। ठीक है? सो एज ऑफ नाउ रीड टिल द सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। अभी तक हम लोग ने जितना भी रिवाइज किया है, क्या क्या रिवाइज किया है? हम लोगों ने सब हिस्टोरिक कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा है, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा है। इसके बाद एडवैक, इनवैक, मार्क 1, हावर्ड आइकन, मॉरिस विल्कीज, इन सब के बारे में जाना है। कंप्यूटर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में जाना है, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड।
ये these were the classifications of the computer on the basis of the kind of data they are using. ठीक है, लेआउट ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर हम लोगों ने सीखा है कि एक कंप्यूटर में कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, सीपीयू में कौन कौन सी यूनिट होती हैं, किस यूनिट का पर्टिकुलरली क्या काम होता है। तो एक बार हम लोग ये रिवाइज करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में बचे हुए टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में आपको एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की जनरेशन वाइज डिटेल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।